हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, राइट। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, हमने आपको बताया था। एक बार मैं रिवाइज करा दे रही हूँ। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन वो ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसमें एटीपी के फॉर्म में जो है एनर्जी खर्च होती है, बट पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी के फॉर्म में एनर्जी खर्च नहीं होती, राइट। So passive transportation are two type. First is diffusion and second is osmosis. Okay, osmosis. First is diffusion मतलब विसरण and second is osmosis. आज हम पढ़ेंगे diffusion के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे osmosis के बारे में. Okay, चलिए चलते हैं. होप सो आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, और अगर आप LT ग्रेड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि इसको बोर्ड पे पढ़ाऊँ डायरेक्ट क्लास लेकर, बट अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, बट मैं कुछ दिनों के बाद इसको बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर दूँगी. ओके, सो डिफ्यूज़न इज़ आप सब ने पढ़ा होगा, 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं. इवन आप 6 क्लास से अगर साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उससे पहले ही पढ़ते, तो डिफ्यूज़न के बारे में हम वहीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं, राइट. डिफ्यूज़न जो है वो कैसे होता है, हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर. किधर होगा? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर. किधर होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है डिफ्यूज़न. हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो डिफ्यूज़न है या विसरण है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है या निम्न से या उच्च होता है, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा. डिफ्यूज़न हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होगा, राइट. अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ. जैसे फूलों के द्वारा सुगंध फैलना, फूलों के द्वारा सुगंध का फैलना. ठीक है, जैसे फ्लावर्स हम अपने रूम में रखते हैं या फिर हम जब उसको पॉट में रखते हैं तो एक जगह वो रखे रहते हैं, बट उसकी जो फ्रेगरेंस है वो पूरे रूम में फैलती है, राइट. तो ये क्या है? डिफ्यूज़न ही तो है, मतलब प्रसारण या विसरण. ओके, जैसे नमक का पानी में घुलना. जैसे मैंने नमक डाला, राइट, तो फिर वो पानी में घुल गया. क्लियर. जैसे आपने कपूर तो देखा होगा, कई बार कपूर को रखते हैं, आप खुले में रखिए वो उड़ जाता है. ओके, वैसे तो वहाँ पे क्या होता है? डिफ्यूज़न उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा. क्लियर. अब देखिए डिफ्यूज़न प्रेशर क्या होता है. डिफ्यूज़न प्रेशर वह प्रेशर होता है जब कोई सॉल्वेंट है ना, जब कोई सोल्यूट सॉल्वेंट पर दबाव डालेगा. जैसे जब हम बीकर में देखो मैं एग्जांपल समझा रही हूँ. जब बीकर में पानी में चीनी डालते हैं, आप सबने कभी ना कभी तो शरबत बनाया होगा, नहीं बनाया है तो प्लीज़ प्रैक्टिस कर लें. ओके, जब हम बीकर में पानी में चीनी डालते हैं, तो जब चीनी पानी में घुलती है तो चीनी पानी पर क्या करती है? एक दाब डालती है. क्या करती है? एक दाब डालती है, जिससे वह पानी में घुल जाती है, और उसे ही क्या कहते हैं? विसरण दाब कहते हैं. क्या कहते हैं? विसरण दाब कहते हैं. क्लियर. होप सो आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में. अब देखिए ऑस्मोसिस जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट आर पार जा सकते हैं, है ना. क्या हो सकते हैं? आर पार जा सकते हैं. जैसे प्योर वाटर एक तरफ ले लिया, एक तरफ सोल्यूशन ले लिया, तो प्योर वाटर भी जा रहा है और सोल्यूशन भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो सकता है? ट्रांसफ़र हो सकता है. ठीक है, जो सोल्यूट है इसमें मूवमेंट नहीं करेगा. क्या नहीं करेगा? सोल्यूट मूवमेंट नहीं करता है. ठीक है, इसमें भी एक प्रकार का ये समझ लो कि विसरण हो रहा है. कैसा हो रहा है? क्या हो रहा है? विसरण हो रहा है. हमेशा याद रखना, ऑस्मोसिस की प्रोसेस के लिए क्या चाहिए होगा? ऑस्मोसिस की प्रोसेस के लिए क्या चाहिए होगा? अर्धपारगम्य झिल्ली होना ज़रूरी है. क्या होना ज़रूरी है? अर्धपारगम्य झिल्ली होना ज़रूरी है. जब जल इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा वाटर का मूवमेंट, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा जो वाटर का मूवमेंट है वो क्या होता है? दोनों तरफ होता है. ओके, मतलब क्या है? सॉल्यूशन
एक तरफ भी जा सकता है, दूसरी तरफ भी आ जा सकता है। आया समझ में? बट सोल्यूट मूवमेंट नहीं कर सकता है। इसमें भी एक प्रकार का क्या होता है, विसरण होता है। हमेशा याद रखना, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा ही परासरण होता है। अब देखिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ऑस्मोसिस है वो कौन सी मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, तो आप याद रखिएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। ओके, अब चलिए देखते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर क्या है। जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा उच्च सांद्रता का मूवमेंट निम्न सांद्रता की ओर होता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होगा तो जो चीनी है या सोल्यूट है उस पानी पर प्रेशर डालेगी, राइट। उस पानी पर क्या डालेगी, प्रेशर डालेगी। तो ये एक टाइप का क्या है, ऑस्मोसिस प्रेशर है। ठीक है, ये जो ऑस्मोसिस प्रेशर है ये किसके द्वारा दिया गया था, प्रेफर के द्वारा। हो सकता है पूछ लिया जाए, इम्पॉर्टेंट है कि ये किसके द्वारा खोजा गया था, प्रेफर के द्वारा। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। these are two types. First is exosmosis, दूसरा एंडोऑस्मोसिस। ओके, एक्सोऑस्मोसिस एंड सेकेंड इज एंडोऑस्मोसिस, जिसे हम बाह्य परासरण कहते हैं, दूसरे को कहते हैं अंतःपरासरण। अब देखिए, बाह्य परासरण जैसे नाम से ही है कि चीज़ें बाहर तो जा सकती हैं। ठीक है, बाह्य परासरण में क्या होगा, अंदर से चीज़ बाहर जाएगी। ठीक है, और एंडोऑस्मोसिस से क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ जाएगी। अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा एक एग्जाम्पल, किशमिश को चीनी के घोल में डालते हैं या अंगूर को चीनी के घोल में डालते हैं। देखिए, आइए हम इसी पे डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है हम आपको बताएंगे। देखिए, एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, अंगूर को जब चाशनी के अंदर डाला जाता है तो अंगूर का जो तनु विलयन है ना, क्या है, जो तनु विलयन है वो चाशनी के सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा बाहर निकल जाता है। अतः इसे ही क्या कहते हैं, बाह्य परासरण कहते हैं। अभी हमने कहा था जो ऑस्मोसिस है वो क्या करेगा, जो आपका तनु विलयन है, जो देखिए सबसे पहले मैं एग्जांपल समझाती हूँ कि एक अंगूर लेना है आपको, एक फ्लास्क लेना है जिसमें आप चाशनी का मतलब समझ रहे हैं, चीनी का घोल ले लीजिए। आप उसमें अंगूर डाल दीजिए। अब देखिए उसमें क्या मूवमेंट होगा, जो अंगूर का जो तनु विलयन है ना, जो तनु विलयन है वो किसकी तरफ जाएगा, बाहर की तरफ भागेगा। किसकी तरफ भागेगा, बाहर की तरफ भागेगा, जो कि चाशनी के सांद्र विलयन की ओर क्या होता है, बाहर निकलता है। किसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा बाहर निकल जाता है। अतः इसे ही बाह्य परासरण कहते हैं। अंगूर से तनु विलयन बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, एक्सोऑस्मोसिस। क्लियर। और हमेशा याद रखना, ऑस्मोसिस कौन सी मेम्ब्रेन में होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। क्लियर। अब देखिए एंडोऑस्मोसिस क्या होता है। एंडोऑस्मोसिस में क्या होगा, जो जल की सांद्रता, अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, जो वाटर है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। ठीक है, जल की सांद्रता अधिक होने के कारण जल जो है आरबीसी की कोशिका की तरफ मूवमेंट करता है। जल का अंदर प्रवेश करना ही एंडोऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, इसका मैं दूसरा और बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल दूंगी जो आप लोगों ने बहुत छोटे पे पढ़ा होगा। जैसे हमने किशमिश ले ली, सिंपल सी सबने खीर खाई हुई है, राइट। क्या करती है मम्मियाँ, खीर में किशमिश डाल देती हैं। डालती तो वो किशमिश सूखी हुई हैं, बट जैसे ही वो कुछ शाम तक वो क्या हो जाती, सोख हो जाती, भीगने के बाद वो एकदम फूल जाती, अंगूर जैसी हो जाती है। अब आया समझ में। ठीक है, तो इस टाइप का जो ऑस्मोसिस है वो क्या कहलाता है, एंडोऑस्मोसिस। मतलब जो वाटर है वो किसके अंदर चला जाता है, किशमिश के अंदर, है ना, और किशमिश क्या होती है, फूल जाती है। आए समझ में। ठीक है, तो इस टाइप का जो ऑस्मोसिस है वो कैसा कहलाता है, एंडोऑस्मोसिस। ओके, अब हम पढ़ेंगे टर्गो प्रेशर। टर्गो प्रेशर देखिए क्या होता है, बहुत ही छोटा टॉपिक है थोड़ा सा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन करिए टर्गो प्रेशर क्या होता है।
प्रोसेस नहीं सॉरी प्रेशर, ठीक है। स्फीति दाब किसे कहते हैं? अब देखिए स्फीति दाब किसे कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। एक पादप कोशिका जिसे हम प्लांट सेल कहते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? हरित लवक, ठीक है। हरित लवक प्रेजेंट होता है ना पेड़ पौधों में, उसे एक हाइपोटोनिक या जल में रखते हैं। उसमें किसको रखेंगे? हाइपोटोनिक या जल में रखेंगे। किस में रखेंगे? हाइपोटोनिक या जल में रखते हैं, ओके। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक मैंने इससे पहले बताया था। आइसोटोनिक में क्या होता है कि जब 50-50% सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, और हाइपोटोनिक में क्या होगा? शुगर लेस बट वाटर मोर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और शुगर का कम होगा, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं? एक प्लांट सेल ले लेते हैं जिसमें साइटोप्लाज्म मतलब हरित लवक प्रेजेंट है। हरित लवक प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब वो पेड़ हमें हरे दिखाई देते हैं, और उसे एक किस में रखेंगे? हाइपोटोनिक या जल में रख देते हैं, ओके। तो क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस के कारण क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस के कारण तनु जो है कॉन्सेंट्रेट वाटर से लो कॉन्सेंट्रेट की तरफ मूव करेगा कि नहीं करेगा? किसकी तरफ मूव करेगा? तनु कॉन्सेंट्रेट वाटर से लो कॉन्सेंट्रेट की तरफ मूव करेगा, जिससे सेल के साइटोप्लाज्म में क्या हो जाती है? वृद्धि होगी। तो यह साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन पर दबाव डालेगा, राइट। साइटोप्लाज्म में से कोई चीज़ अब अंदर से बढ़ रही है, ठीक है। जब अंदर से बढ़ेगी तो अपनी मेम्ब्रेन पर तो दबाव डालेगी ना, तो वो क्या करेगी? सेल मेम्ब्रेन पर दबाव डालती है, तथा सेल मेम्ब्रेन किस पर दबाव डालेगी? सेल वॉल पर प्रेशर डालती है। और यही जो प्रेशर है वो क्या है? टर्गो प्रेशर। इसे स्फीति दाब कहते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, एक सेल है, ठीक है। एक सेल है, उसमें साइटोप्लाज्म है। जब हमने क्या किया? इसमें हाइपोटोनिक वाटर लिया, ठीक है। हाइपोटोनिक वाटर लिया मतलब वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर जा रहा है। तो जब ये साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म की तरफ जब मूव करेंगे ये मॉलिक्यूल्स, है ना, जब मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाती है। अब जब वृद्धि होगी, जब पहले से उसका स्पेस डिसाइड है, लेकिन जब वृद्धि हो रही है उसमें, तो वो क्या करेगा? उस पर प्रेशर पड़ेगा। तो जो साइटोप्लाज्म है वो किस पे प्रेशर डालेगा? सेल मेम्ब्रेन पे। अब सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर पड़ रहा है तो वो भाई बाहर वाली सेल पे डालेगी। बाहर वाली सेल उससे कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन किस पे डालेगी? प्रेशर। आपका सेल वॉल पे प्रेशर डालेगी, ठीक है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी मेम्ब्रेन है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तभी क्या हो रहा है? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के प्रेशर को क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर बोलते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर इसके आगे की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है, और मैं कोशिश करूँगी कि इसको बोर्ड पे मैं जल्द से जल्द पढ़ाऊँ। ओके, थैंक यू।